राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। ओके, तो इसमें जो है 2 पॉइंट 3.1 एंड 3.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो है हमारा चैप्टर नंबर 3 का। ओके, जिनका टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और सेकंड टॉपिक है 3.2 जिसके बोलते हैं हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3 कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इसको हम देखते हैं। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, आज शायद पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5 शायद 3 कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट 4। ओके, तो हम पॉइंट 4 तक ही कंप्लीट करेंगे। 3.2 एंड 3.3 एंड 3.4, जिनको हम फ्यूचर्स टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेशल जो है PDF प्रिंट किया है, जिसे आप देख सकते हैं। हम इसी से ही पढ़ते हैं आज इसके लिए। ओके, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पॉट प्राइस। ओके, तो स्पॉट प्राइस से चालू करते हैं। तो स्पॉट प्राइस क्या है? इट इज़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ओके, ये क्या होता है? ये एक जो है अंडरलाइंग एसेट का मार्केट प्राइस है। आप समझिए जैसे कि निफ्टी है। ओके, तो अगर हम अभी निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी का प्राइस जो भी हो, समथिंग 2100 कुछ है, 2100-2200। ओके, तो जो भी है 2100-700 मान लेते हैं हम, 21,700। ओके, तो ये जो प्राइस हो गया, ये हमारा स्पॉट प्राइस है। ये क्या है? स्पॉट प्राइस। और जो इसका फ्यूचर प्राइस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, 21,800 हो सकता है फ्यूचर प्राइस, 21,900 और 22,000। ओके, 2, 3। तो हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या लिखा है। फ्यूचर प्राइस, द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ द फ्यूचर मार्केट। ओके, तो ये फ्यूचर मार्केट का प्राइस हो गया। ये स्पॉट से अलग होता है। देखिए, हम निफ्टी में वैसे ट्रेड नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, निफ्टी में हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, ये क्योंकि इंडेक्स है। बट इसके फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बट यहीं पर अगर कोई शेयर हो, सपोज दैट HDFC, इसका प्राइस समथिंग 1500 है। ओके, तो इसका जो प्राइस हो, यही स्पॉट प्राइस होगा। ये स्पॉट प्राइस होगा, और इसका जो फ्यूचर प्राइस होगा वो मे बी 1520, 1560 या फिर 1600। ठीक है, ये हो सकता है उसका फ्यूचर प्राइस। मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता, और ये भी मैं नहीं बता सकता कंफर्म। एक्चुअली मैं मार्केट से कुछ टाइम से बाहर हूँ। ठीक है, सॉरी। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, और इसमें है, देखिए अभी एक फार्मूला भी है, फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ कैरी। तो ये इसको और स्पॉट प्राइस को मिलाकर फ्यूचर प्राइस बनता है। ठीक है, तो अब हाँ, ये फार्मूला है। हम अभी कॉस्ट ऑफ कैरी की बात हम थोड़ा आगे करते हैं। आगे हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैरी। अब एक्सपायरेशन डे देखते हैं। तो एक्सपायरेशन डे में क्या लिखा हुआ है? द डे ऑन विच ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट, इट इज़ द लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। इफ़ लास्ट थर्सडे इज़ ए हॉलीडे, द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन द प्रीवियस डे। अभी देखिए, आपको मालूम ही होगा एक्सपायरी किसी भी फ्यूचर की, ठीक है, किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब होती है? एक्सपायरी होती है थर्सडे। कौन सा थर्सडे? लास्ट, मतलब कि मंथ का लास्ट थर्सडे। ओके, और सपोज दैट लास्ट थर्सडे को कोई हॉलीडे होगी, और हॉलीडे सबको पता होती हैं। ठीक है, जैसे कि गणेश चतुर्थी पड़ गया, या फिर और महाशिवरात्रि हो गया, या फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया। ठीक है, अगर ये सब जो छुट्टियाँ आ गई, कोई भी छुट्टी हो, हॉलीडे हो गई, तो उससे जस्ट पहले, एक दिन पहले, थर्सडे मतलब कि वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है। हाँ, ये होता है सी। और
वेडनेसडे को एक्सपायरी हो गई तो नेक्स्ट डे यहाँ पे थर्सडे को अगर एक्सपायरी हो गई, थर्सडे का अगला दिन फ्राइडे को एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि अगले 3 मंथ के लिए वैलिडेट रहेगा। ओके, 3 मंथ्स तक चलेगा। तो ऐसा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। इट इज़ द पीरियड ओवर विच ए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिसेस इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 3 मंथ्स, जो कि अभी मैंने बताया। देख लीजिए 3 मंथ्स के लिए चालू हो जाता है। फ्यूचर आर हैविंग द 3 कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। फ्यूचर में जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स होती हैं, जैसे कि ये देखिए ये। हाँ, अभी हम इसको थोड़ा डीप देख लेते हैं। द नियर मंथ, तो हम फर्स्ट कौन सा होता है नियर मंथ। नियर मंथ हम किसे कहते हैं, जो अभी का मंथ चल रहा है। सपोज दैट अभी हमारा आज ये 6 तारीख है, 6 अप्रैल 2024। ओके, 6 अप्रैल 2024 को आज डे है सैटरडे, बट आज मार्केट ऑफ ही है। सपोज दैट आज कल के दिन जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, अगर वो इसी मंथ का एक्सपायरी, इसी मंथ की एक्सपायरी देखता है, इसी मंथ के लास्ट थर्सडे को जो है वो जो होगा ट्रेड उसकी वो ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे क्या लिखा द नियर मंथ, उसको कहते हैं हम नियर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के लिए अगर हो गया, सपोज दैट आज ले लिया और अगले महीने की एक्सपायरी को देखेंगे, तो नेक्स्ट मंथ क्या है हमारा अप्रैल, 1 अप्रैल, मई एंड जून। ओके, तो देखिए अभी ये हो गया मई, सेकेंड मंथ, जिसे नेक्स्ट मंथ बोलते हैं, और ये हो गया फार मंथ, जो कि है हमारा जून। हाँ, और जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पे, जैसे ही ये जून वाला कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को ख़त्म हुआ, उस दिन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो, अप्रैल को जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया थर्सडे को, उसी दिन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा जो कि वैलिडेट रहेगा जुलाई तक। ओके, इस प्रकार से चलता है। मई को ख़त्म हुआ अगस्त, और जून को ख़त्म हुआ तो सितंबर। ओके, ऐसे जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। इस प्रकार से 3 ही मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब क्या लिखा है, एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे फॉलोइंग द एक्सपायरी डे ऑफ नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने अभी ऐसे बता दी। अब हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज। देखिए इसमें ना एक जिसका क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या हो गया। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा प्लीज़। हाँ, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आखिर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ एंड लॉट साइज़ एक ही हुआ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो सिक्योरिटीज़ का साइज़ क्या है, ठीक है, कितनी क्वान्टिटी, वॉल्यूम, समझ रहे हैं आप, साइज़ से लेना देना है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन लॉट साइज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो देखिए एक ना फ्यूचर को अगर आपको ख़रीदना, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए, काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए, पहले तो काउंटर पार्टी रिस्क को कम करने के लिए कौन आया, एक्सचेंज आ गया, जिसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, फॉरवर्ड में जो हुआ था। फिर सेकंड आया, सेकंड क्या था हमारा, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क को ख़त्म करना है। लिक्विडिटी रिस्क था क्या? हाँ, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो लिक्विडिटी रिस्क हम किसे कहते हैं। सपोज दैट फर्स्ट पार्टी ए एंड पार्टी बी। ओके, पार्टी ए क्या बोलता है कि भाई मैं जो है तेरे को सामान नहीं दूँगा, हाँ मैं तुझे सामान नहीं दूँगा। तो ये क्या बोलेगा, आप भाई मुझे इसको सामान नहीं मिलेगा, इसको तो इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे जब अगर एक्सचेंज है, हाँ, तो पार्टी सी से सामान खरीद सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी रिस्क का प्रॉब्लम खत्म हुआ। लिक्विडिटी से सप्लाई का मतलब हुआ। ओके, तो इसी को लॉट साइज में होता है। वो लॉट साइज कैसे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल इफ़ ABC Ltd is having contract size of 50 means investor has to buy and sell minimum 50 shares of or in multiple of 50 shares। तो यहाँ पर जो है 50 शेयर्स आप खरीद सकते हैं, और 50 के बाद ये नहीं कि आप बोलेंगे भाई मेरे को 70 चाहिए पूरे, नहीं, आप 50 से 50 के मल्टीपल में ही, 50 हो गया 100 आप खरीद सकते हैं, 150, 200, 250, ऐसे आप 50 के मल्टीपल्स में ही शेयर्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं, HDFC का अलग होता है, रिलायंस का अलग होता है, सबका लॉट साइज अलग अलग होता है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मैं इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं इसको आपको
PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जिससे कि ये डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है किसे कहते हैं हम, डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट को, और इसमें कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इक्वल टू प्राइस ऑफ ईच सिक्योरिटी इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉट साइज। लॉट साइज कितना है ना, एक सिक्योरिटी एक प्राइस, जैसे सपोज दैट कि हमें एक कंपनी है, एक कंपनी का सिक्योरिटी का प्राइस है, जिसे हम शेयर बोलते हैं, शेयर का प्राइस है 20 रुपीज़। हाँ, उसका लॉट साइज़ कितना हुआ, इसका लॉट साइज सपोज दैट है 50 का लॉट है, तो 50 का लॉट हो गया और ये 20 इक्वल टू 2 5 10 और ये 20 1000 रुपये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया, और इसमें लॉट कितने भी लॉट्स वो खरीद सकता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा लिखा हुआ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, एन ऑप्शन इंटरेस्ट इज एन ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग येट टू बी सेटल्ड फॉर एन अंडरलाइंग एसेट। ओके, इसमें क्या है, ओपन इंटरेस्ट जो कि खुला हुआ है, जो भी ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स उसने ले रखी हैं वो अभी भी चल रही हैं। ठीक है, ख़त्म नहीं हुई है। सपोज दैट एंट्री ली है किसी में भी, किसी भी शेयर में, किसी भी सिक्योरिटी में उसने एंट्री ली है, उस एंट्री को अभी भी वो चल रहा है तो उसे ओपन इंटरेस्ट कहेंगे। और ओपन जैसे कि OI भी बोलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं लेनी है हमें, ऐसे समझ में आना, जो समझ में नहीं आ रहा उसे थोड़ा छोड़ देंगे, वो बाद में समझ में आ जाएगा, बस हमें पढ़ते रहना। ओके, ये होता है OI। इसको भी कहते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर ए अंडरलाइंग एसेट। एसेट में कितने सारे लोग हैं, इसे OI बोलते हैं। ओके, अभी कितने मतलब कितने लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, वो OI हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या हो गया, देखिए अभी तक मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि लॉन्ग और शॉर्ट आएगा। लॉन्ग बोलते हैं हम बाय को, लॉन्ग किसे बोलते हैं, बाय को। ओके, खरीदने को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग, और बेच रहे तो शॉर्ट। देखिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाय पोजीशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज लॉन्ग पोजीशन। क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग जो कि चल रही हो, अनसेटल्ड जो कि अभी सेटल नहीं हुई है, एग्जिट नहीं हुई है, ओके, जो कि अभी भी चल रही है, उसे हम लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। सपोज दैट हमने कोई ट्रेड ली और ट्रेड में एंटर हुआ किसी भी शेयर्स में, सपोज दैट उसका प्राइस 50 रुपीज़ था और उसमें अभी भी बने हुए हैं, उसको हम एग्जिट नहीं हुआ, उसको बेचकर हम बाहर नहीं निकले हैं, इसे हम अभी भी चल रहा है तो उसे हम लॉन्ग पोजीशन बोलेंगे, और वो प्रॉफिट में ही चल रही है। समझ रहे हैं आप, तो प्रॉफिट में चल रही हो या ना चल रही हो वो अलग बात हो गई, उसे हम लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग के लिए अगर हमने लिया तो उसे पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन अब किसे कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग, ये सिंपल थिंग, उसका उल्टा, क्या उसका जस्ट उल्टा। शॉर्ट हम किसे कहते हैं, शॉर्ट हम बोलते हैं सेल को। ओके, सपोज दैट कोई शेयर है जिसको हम, जैसे 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ में उसको हम खरीदते हैं, बट उसको 50 रुपीज़ में लेते हैं और उसको शॉर्ट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, और इसे हम अनसेटल करते हैं, अभी तक हम इससे बाहर नहीं निकले। समझ रहे हैं, इस शेयर से हम बाहर नहीं निकले हैं और ये अभी भी ट्रेड चल रही है, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट। ओके, तो 10 नंबर हो गया ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड एदर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इज वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज ओपन पोजीशन। इसमें क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हो जाते हैं, और हम एंटर हैं, हम एंटर तो है बट एग्जिट नहीं है। क्या बोलते हैं, एग्जिट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन पोजीशन। पोजीशन हमारी अभी खुली हुई है, हम चाहे लॉन्ग के लिए चाहे शॉर्ट के लिए। ओके, ये तीनों आपको समझ में ही आ गया होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस। बेसिस को समझना थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, तो आप कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरा समझाने के लिए। तो इसमें क्या लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस इज कॉल्ड एज बेसिस। ओके, डिफरेंस किसमें, स्पॉट प्राइस एंड
फ्यूचर प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं बेसिस। सपोज दैट ये हो गया, ठीक है, ये स्पॉट प्राइस हमारा कितना हुआ 21,700 और फ्यूचर प्राइस क्या है हमारा 21,800। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, आ गया 100 रुपये। हाँ, तो ये हो गया बेसिस हमारा, ठीक है। और ये जो है ये ऐसा होता है, देखिए, इफ़ फ्यूचर प्राइस इज़ ग्रेटर, फ्यूचर प्राइस अगर बड़ा है, फ्यूचर प्राइस अगर बड़ा है, ओके, ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस फॉर एसेट इज़ निगेटिव, तो स्पॉट प्राइस जो है निगेटिव हो जाएगा ऐसे। देखिए ऐसा होता है इसमें 21,700 और 21,800। हम एकदम इससे चलेंगे, ये हमारा फार्मूला, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, फार्मूले के हिसाब से हम चलते हैं। जो फार्मूला हमारा क्या बोलता है, स्पॉट प्राइस कितना हो गया 21,700 माइनस फ्यूचर प्राइस कितना होगा 21,800, तो कितना हो गया हमारा बेसिस माइनस का 100। ओके, तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, एकदम सही। और यहीं पर क्या बोल रहा है, इफ़ स्पॉट प्राइस इज़ ग्रेटर देन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस से स्पॉट प्राइस बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एसेट कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। सपोज दैट एसेट पर स्पॉट प्राइस हो गया 21,900 और फ्यूचर प्राइस हो गया 21,800, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 100 रुपये प्रॉफिट, मतलब ये पॉजिटिव, सॉरी यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, प्रॉफिट लॉस नहीं बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया बेसिस हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है टिक साइज। टिक साइज देख लेते हैं। टिक साइज हम किसे कहते हैं, इट इज़ मिनिमम मूव, इट इज़ मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस quotations. Exchange decide the tick size on traded contract as part of contract specification. Tick size for Nifty future is 5 paisa. Bid price is the price and the buyer is willing to pay, and ask price is the price at which the seller is willing. तो हम देखते हैं टिक साइज। देखिए यहाँ पर ना एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं टिक साइज। हम किसे कह सकते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। टिक साइज में देखिए एक आस्क होता है, ओके, और एक होता है बिड। आस्क कौन करता है, जिसको खरीदना है। आस्क कौन करेगा, जिसे खरीदना है। तो सपोज दैट कोई शेयर है, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ मतलब शेयर है और उसकी आस्क है। लोग बोलते हैं मुझे भाई सस्ते में ही खरीदना है, समझ रहे हैं आप, सस्ते में खरीदना। तो उसकी आस्क कितनी होगी 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, और 99.95 पैसा, 99.90, 99.85, ओके। यही पे जो बिड करेगा, जो बेचेगा, वो क्या बोलता है भाई, सेलर तो ये बोलेगा मैं महंगे में बेचूंगा, वो अपना लगाता है 105 पैसा, 110 पैसा, 115 पैसा एंड 120 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 5 पैसा। तो ये 5 पैसा जो है ये डिफरेंस होता है इसमें, इसी को हम बोलते हैं टिक साइज, ओके। अब हम देख लेते हैं मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट हम किसे कहते हैं, मार्जिन अकाउंट देखिए, एज द एक्सचेंज गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स टू protect its against default by other counterparty, it charges various margin from broker. Broker in turn change margin for their clients. तो देखिए मार्जिन, देखिए अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सपोज दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ओके, तो इसमें जो है हमें पूरा पैसा तो देना नहीं होता है, समझ रहे हैं बात को, पूरा पैसा हम नहीं देते हैं, हम उसको जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खरीदते हैं। स्पॉट में पूरा पैसा देना होता है, बट फ्यूचर में पूरा पैसा नहीं देना होता। मैं इस बहुत बार बता चुका है इसे। सपोज दैट कि 21,700 है स्पॉट प्राइस, बट हमें पूरा 21,700 नहीं देना होता है, समझ रहे हैं। उसका फ्यूचर क्या हो गया 21,800, 21,800 फ्यूचर हो गया। तो उसकी वोलेटिलिटी के हिसाब से, अब मेरी बात को समझना, वोलेटिलिटी के हिसाब से जो है उसका एक मार्जिन लेंगे,
अब 50 का शेयर है, सपोज दैट 50 की लॉट है, तो 21,800 गुणे 50। अब मैं इसके लिए कैलकुलेटर देख लेता हूँ। 21,800 तो समथिंग 10,90,000 रुपये हो रहे हैं। ओके, 10,90,000 रुपये कोई कॉन्ट्रैक्ट के तो दे नहीं देगा। अब बात को समझो। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस है। अभी इसका जो है लगभग 10 से 15% ही लेते हैं, जो कि हो रहा है हमारा 1,63,500 रुपये। ओके, ये 15% है इसका 15% लगभग वोलेटिलिटी के हिसाब से मैंने एक अप्रॉक्स लगाया है। हाँ, 1,63,500 रुपये ही होगा, वो लेंगे। अब से पूरे नहीं लेंगे 10 लाख रुपये। अब समझना उस बात को। तो बचे कुछ पैसे, भाई फ्रॉड भी तो हो सकता है। सपोज दैट मैं इतने का शेयर ले लूँ और लेने के बाद भाग जाऊँ, समझ रहे हो बात का। तो उस हिसाब से उसको जो है बचाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में या तो उतने के शेयर्स होने चाहिए या फिर उतने की वैल्यू वाले वो होने चाहिए, मतलब कि पैसा होना चाहिए। उसको बोलते हैं मार्जिन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या हो गया? द अमाउंट वन needed to deposit in the margin account at the time of entering into future contract is known as the initial margin। तो initial margin हम किसे कहेंगे? ये जो 1,63,000 हो गया, इसे initial margin कहेंगे। हमें खरीदने के लिए तो कुछ ना कुछ पैसा चाहिए ही होगा ना, तो इतना पैसा हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, ये हो गया initial margin। अब देख लेते हैं मार्किंग टू मार्केट। इसको हम 3 प्रकार से ये मतलब 3 प्रकार से लिख देते हैं इसको। M2 MT MB और M2 MB लिख सकते हैं। तो हमें ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान में रखना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इन फ्यूचर मार्केट वेल कॉन्ट्रैक्ट हैव मेच्योरिटी ऑफ सेवरल मंथ्स। ओके, इन फ्यूचर मार्केट वेल कॉन्ट्रैक्ट हैव मेच्योरिटी ऑफ सेवरल मंथ्स। Profit and losses are settled on day-to-day basis called market to market MTM settlement. Okay, the exchange collects his margin from the loss making participants and pays to gainer on day-to-day basis। तो ये एक ऑर्डर टाइप होता है, मतलब कि समझिए थोड़ा सा। M2M किसे कहते हैं? MTM जो है एक, सपोज दैट हम एंटर हुए हैं मार्केट में सुबह 9:30 से 3:30 के लिए। ओके, इतने ही टाइम के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हम ऑर्डर लेते हैं और बाई के लिए लेते, लॉन्ग के लिए लेते हैं। लॉन्ग के लिए सपोज दैट 100 रुपीज़ शेयर है, तो अगर हम लॉन्ग करने के लिए लेंगे तो वो उसका प्राइस कितना जाना चाहिए? अब 101, 102, 103, तब हमें प्रॉफिट होगा। और मार्केट इतने पे बंद होनी चाहिए, समझिए बात को। इतने पे मार्केट बंद होनी चाहिए और बंद होते ही ये हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट गया तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये लॉस में गया, सपोज दैट 99 आ गया, 98, 97, तो हमें लॉस हो जाएगा। ओके, ये हो गया MTM। इसी प्रकार से इसमें अगर हम शॉर्ट करने जाते हैं, शॉर्ट पे हम खरीदते हैं 100 पे। अगर ये लॉस में गया तो हमारा प्रॉफिट है, बट अगर ऊपर चला गया, 101 चला गया, 102 चला गया, 103 चला गया, तो हमें लॉस होगा। ओके, समझ रहे हो? यही होता है इसमें MTM में। अब देख लेते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड इज एसेंशियल द प्राइस रेंज विथ इन चेंज ए कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग ए डे। ओके, ये क्या लिखा है? प्राइस बैंड इज एसेंशियली the price range within which a contract is permitted to trade during a day। एक दिन में एक बॉन्ड सेट होता है, एक बैंड लग जाता है कि इतने प्राइस तक ही मार्केट जो है ऊपर, मतलब कि प्राइस, शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कोई भी शेयर बैंक निफ्टी का तो बहुत ही ज़्यादा चला जाता है। सपोज दैट HDFC ले लेते हैं, HDFC। तो इसका अगर सेट कर देते हैं तो एक दिन में ये, अब वो जितना भी वो लोग सेट करके रखते हैं, मतलब कि मार्केट की तरफ से कि इतना प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, 10%, 15% अप भी जा सकता है, 15% डाउन भी आ सकता है। ओके, इस प्रकार से होता है, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, ये एक बैंड हो गया। हाँ, इसे हम बोलते हैं बैंड, प्राइस बैंड।
अब कॉस्ट ऑफ कैरी हम देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी थोड़ा आप समझिए, कोशिश करिए समझने की। कॉस्ट ऑफ कैरी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर प्राइस, इट मीन्स इट मेजर्स द स्टोरेज कॉस्ट, ओके, इट मेजर्स द स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट प्लस द इंटरेस्ट दैट इज पेड टू फाइनेंस और कैरी द एसेट टिल डिलीवरी लेस द इनकम अर्नड टू ऑन द एसेट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। अभी आप समझिए इसको, कॉस्ट ऑफ कैरी किसे कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैरी को थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैरी आप ऐसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब क्या हुआ? किराया, सामान को रखने का पैसा देना। हाँ, सपोज दैट हम किराया लेते हैं, तो मतलब कि किराया देते हैं, कहीं हम होम पे रहते हैं, किसी भी घर में, किसी भी घर को हमने रेंट पे ले रखा है, ओके, तो जिसने हमें दिया है लैंडलॉर्ड, ओके, लैंडलॉर्ड को हम एक अमाउंट पे करते हैं हमें इस घर को अपने पास रखने के लिए, फिर इस घर में हमको रहने के लिए। हाँ, घर को अपने पास क्या, समझ रहे हैं बात को? तो उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी होता है कि एक सपोज दैट हम कमोडिटीज़ में एंट्री लेते हैं। कमोडिटीज़ में अगर हम एंट्री लेते हैं, तो अगर हम 100 बैरल तेल खरीदते हैं, आप समझना बात को, 100 बैरल तेल को अगर हम खरीदते हैं, तो भाई वो तेल हमारे घर तो आ नहीं जाता सीधा, ठीक है? घर में रखो कहाँ, जगह है तुम्हारे पास? नहीं है। उसको स्टोरेज कहाँ? हाँ, वही स्टोरेज घर में ही लाने का, फिर उसको उतारने चढ़ाने के लिए जो लेबर वगैरह लगता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? तो ये सारे कॉस्टेज हो गए। इन सब कॉस्ट्स को मिलाकर, इन सब चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को, ये जो सब जोड़ के एक कॉस्ट ऑफ कैरी बनता है, ठीक है? उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। अभी यहाँ पर एक देखिए, सबसे स्टार्टिंग में ही था फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, तो ये हो गया। अभी अगर हम कॉस्ट ऑफ कैरी निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैरी इक्वल टू, हाँ, ये इधर आ जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। फ्यूचर में अगर स्पॉट को माइनस कर देंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ कैरी मिल जाएगा, ओके। और अभी थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं, एक दो चीज़ें मिसिंग है बुक में जो है। मेरे हिसाब से वैसे कुछ तो है नहीं, ट्रेडिंग आवर कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग आवर आप समझ ही सकते हैं ना, देखिए 9:15 से मार्केट खुलता है, 3:30 पे बंद हो जाता है, ठीक है? जोड़ लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं हो, बाकी आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, बट मुझे जो ऐसा सही लगा वो मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट, पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं वो बता दिया मैंने। देखिए, लॉन्ग पोजीशन बता चुका हूँ, शॉर्ट पोजीशन भी बता चुका हूँ, ओपन पोजीशन भी बता चुका हूँ। अब नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड देखिए। नेकेड पोजीशन अलग होगी, नेट पोजीशन हम किसे कहते हैं? सपोज दैट कि सुबह 9:30 पे मार्केट, मतलब 9:15 पे या फिर 30 पे हम एंट्री ले लेते हैं किसी भी स्टॉक में, बिना रिसर्च किए हुए, कुछ भी नहीं करते, अपना आँख बंद करके एक स्टॉक ले लिया, उसको बाय सेल कुछ भी कर दिया, तो ये हो गया नेकेड। अब समझ, आँख बंद करके एक साइड को मूव कर देना, वही हो गया नेकेड। समझ रहे हैं आप बात को? नेकेड कैलेंडर, तो जैसा कि बोलते हैं असली सट्टा, ठीक है? सॉरी बट ऐसे ही शब्द हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो भाई आँख बंद करके आना होगा, आएगा, नहीं जाना होगा, जाएगा, ठीक है? इसे बोलते हैं नेकेड पोजीशन। अब कैलेंडर स्प्रेड से आप समझिए, स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है छिड़काव। क्या होता है? छिड़काव, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को स्प्रे करते हैं, उसको बोलते हैं छिड़काव। अब देखिए, एक कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में जो है 3 मंथ है, 3 मंथ्स की अलग अलग 3 फ्यूचर्स हैं। फर्स्ट फ्यूचर में हम लॉन्ग कर लेते हैं, सेकंड फ्यूचर में शॉर्ट कर लेते हैं, फिर थर्ड फ्यूचर में लॉन्ग कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट वाला ओपन होगा उसमें हम फिर से शॉर्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा हमारा? अगर इधर प्रॉफिट हो गया तो इधर लॉस होगा, इधर लॉस हो गया तो इधर प्रॉफिट हो गया, ठीक है? इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो है लॉस, मतलब 0 लॉस होता है इसमें स्प्रेड पोजीशन में, ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारा? ओपनिंग ए पोजीशन में क्या होता है कि ओपनिंग ए पोजीशन मीन्स एदर बाइंग और सेलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विल इंक्रीज क्लाइंट्स ओपन पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट। हम जब एंट्री लेते हैं तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है? क्लोज जब मुझसे बाहर निकल आता है तो वो क्लोज हो जाता है,
ठीक है। किसी भी शेयर को अगर हम खरीदने जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट के लिए हो या फिर सेल करने के लिए, शॉर्ट के लिए हो या फिर लॉन्ग के लिए, शॉर्ट या लॉन्ग में एंट्री ले लेते तो ओपन हो गई, ठीक है, और इसी से अगर हम एग्जिट कर लेते तो वो क्लोज हो गई, ठीक। ये होता है इसमें। तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 3 जो कि इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे हम पढ़ चुके हैं, ओके। जिसे हम कहते हैं 3.3 कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और 3.4 सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम मेनली इसको टर्मिनोलॉजी ही बोलेंगे, आप इसको समझिए, थोड़ा सा खुद भी देखिए, और मेरे हिसाब से जितना हुआ मैंने आपको बताया है, और कहीं भी गलती हुई हो तो सॉरी प्लीज़। हाँ, और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कैसा लग रहा है वीडियोस वगैरह। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और थोड़ा इन्हेंस कर सकूं अपने कार्य को, ठीक है। इसी के साथ साथ राधे राधे सभी को, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राधे।